मैंने जो सबसे पहला काम किया वह था एक जिंदा कनखजूरे सेंटीपीड को निगलना। जब मैंने क्लासरूम का दरवाजा धक्का देकर खोला तो सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैं पसीने से तरबतर था और मेरे कानों में अभी भी उस जहरीले कनखजूरे द्वारा मेरे आंतरिक अंगों को चबाने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन जब मैंने सिर उठाकर ब्लैक बोर्ड पर तारीख देखी 15 जून 2026 तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और मैं उस सन्नाटे में पागलों की तरह हंस पड़ा। क्या तुम पागल हो गए हो साइको कहीं के? मंच पर खड्डे प्रोफेसर चिल्लाए। अगली पंक्ति में बैठी लिंग वेई ने मुझे घृणा से देखा, जैसे वह किसी पागल आवारा कुत्ते को देख रही हो। मेरी नजर लिंग वेई पर पड़ी। पिछले जन्म में एक ताकतवर इंसान को खुश करने के लिए लिंग वेई ने खुद मुझे लाशों ज़ॉम्बीज़ के ढेर में धकेल दिया था। मुझे पता था कि दुनिया को निगलने वाले उस बैंगनी कोहरे पर्पल मिस्ट के आने में अब 2 घंटे से भी कम समय बचा है और प्रयोगशाला में कांच की बोतल में बंद वह काली दुम वाला कनखजूरा इसी बैंगनी कोहरे में विकसित होकर एक कैलामिटी बन जाएगा और 10 साल बाद मेरे चिथड़े कर देगा। पिछले जन्म में मेरी मृत्यु उसी कनखजूरे के मुंह में हुई थी। अब जब मैं पुनर्जन्म लेकर वापस आया हूँ तो जाहिर है कि सबसे पहले मैं ही इसे खाऊंगा। मैंने किसी की परवाह नहीं की और क्लासरूम से बाहर निकल गया, जैसे मैं अपने पिछले जन्म के रक्त रंजित दुःस्वप्न से बाहर भाग रहा हूँ। मैंने फायर कुल्हाड़ी से लैब का दरवाजा तोड़ा और उस छोटे से कीड़े को ढूंढ निकाला जो ड्रैगन बनने वाला था। वह अभी भी कांच की बोतल में डब रहा था, अपनी नियति से अनजान। मैंने बोतल उठाई और बैंगनी कोहरे के आने से ठीक पहले उसे जिंदा निगल लिया। उसके पैरों के मेरे गले को खुरचने का एहसास ऐसा था जैसे मैं एक तलवार निगल रहा हूँ। तीखे और बदबूदार जहर ने मेरे पेट को जला दिया। मैं जमीन पर गिरकर थर्ड डी आइपने लगा। मेरी खाल फटने लगी और फिर जुद्धाने लगी, हड्डियां तद्दुधाकने लगी। तभी बाहर से चीख पुकार की लहरें उठने लगी। बैंगनी कोहरा आ गया था। प्रलय शुरू हो चुकी थी। वे जल्द ही समझ जाएंगे कि भेद्दा का मांस खाने वाला भेद्दा बन जाएगा, बतख की गर्दन खाने वाला बतख बन जाएगा। और जबकि हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा था, मैंने आपदा के मूल कैलामिटी इटसेल्फ को ही निगल लिया था। इस जन्म में मैं वध के लिए खड्डा मेमना नहीं बनूंगा। मैंने अपनी आंखें खोली और जमीन से धीरे धीरे उठा। मेरे शरीर की मांसपेशियों के कारण कपड़े फट चुके थे। मैंने अपने हाथों को देखा। वे लंबे और गोरे थे, दिखने में कमजोर, लेकिन जैसे ही मैंने मन में सोचा 5 उंगलियों से 5 काली हड्डियों की कीलें बोन स्पाइक्स बाहर निकल आईं। वे किसी म्यान से निकली तलवार की तरह नीली चमक बिखेर रही थी। टैलेंट जागृत, कैलामिटी सिम्बायोट, एसएसएस ग्रेड, क्षमताएं, जहर का कोई असर नहीं, इम्यूनिटी, अंगों का पुनर्जन्म, रीजनरेशन, बाहरी कंकाल का सख्त होना, एक्सोस्केलेटन हार्डनिंग और जहर पर नियंत्रण, टॉक्सिन मैनिपुलेशन सफल रहा। मैंने अपनी मुट्ठी कसी और शरीर के भीतर उस भयानक शक्ति को महसूस किया। मैं दबी हुई हंसी हंसने लगा जो खाली लैब में गूंज उठी। तभी लैब का दरवाजा किसी भारी ताकत से टकराकर उड्डीएच गया। पूरा दरवाजा कागज के टुकड़े की तरह उड्डीएच कर दीवार से जा टकराया। धूल हटने पर दरवाजे पर एक विकृत आकृति खद्दी थी। वह स्कूल की सुरक्षा गार्ड जांग होंग थी, लेकिन अब उसे इंसान नहीं कहा जा सकता था। उसकी वर्दी फूलती हुई मांसपेशियों के कारण फट गई थी। खाल नीली धूसर हो गई थी और उस पर काले रंग के दाने उभर आए थे। उसके सिर का बायां हिस्सा 2 गुना सूज गया था। एक आंख सॉकेट से बाहर लटक रही थी और मुंह से पीला हरा थूक बह रहा था। बैंगनी कोहरे के पहले झटके में झांग होंग अत्यधिक उत्तेजित अवस्था में होने के कारण बहुत अधिक कोहरा निगल गई थी, जिससे वह साधारण लाश ज़ॉम्बी बनने के बजाय सीधे एक म्यूटेंट वेरिएंट में बदल गई। म्यूटेंट झांग होंग ने एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ लगाई। उसकी धुंधली आंखों ने तुरंत मुझे निशाना बना लिया। यह ताजे मांस की भूख थी। अच्छा है, मुझे अपनी इस नई विकसित देह को परखने के लिए एक शिकार की जरूरत थी। म्यूटेंट झांग होंग एक बेकाबू टैंक की तरह मेरी ओर झपटी। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। उसने अपना भारी हाथ, जो जांग से भी मोटा था, हवा को चीरते हुए मेरे सिर की ओर चलाया। इस मुक्के की ताकत कम से कम 500 किलो थी। अगर कोई साधारण इंसान होता तो उसका सिर तरबूज की तरह फट जाता, लेकिन मैं बस हल्का सा एक तरफ झुका। मेरी हरकत इतनी तेज थी कि हवा में एक परछाई आफ्टर इमेज छोड़ दाच गई। झांग होंग का मुक्का कंक्रीट की जमीन पर लगा और वहाँ एक बद्दा गड्ढा बन गया। पत्थर के टुकड़े चारों ओर उठाने लगे और मैं पहले से ही उसके बगल में खड़ी रहा था। बहुत धीमी हो, मेरी आंखें ठंडी थी। मैंने अपना दायां हाथ चाकू की तरह बनाया, हड्डियों की कीलें बाहर निकाली और झांग होंग की मोटी गर्दन पर एक वार किया। चीर, जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटा है, बिना किसी रुकावट के। एक ही वार में खात्मा। यही एसएसएस ग्रेड टैलेंट और एक साधारण म्यूटेंट के बीच का अंतर है। मैंने जमीन पर पड़ढ़ी लाश की ओर देखा तक नहीं। मैं झांग होंग की लाश के पास गया और अपनी हड्डियों की कील से उसका सीना चीर दिया। उस धड़ ढकते हुए बैंगनी काले दिल के पास से मैंने चावल के दाने के बराबर एक धूसर क्रिस्टल निकाला। म्यूटेंट क्रिस्टल। यह इस प्रलय की मुद्रा, करेंसी भी है और विकास का स्रोत भी। मैंने उसे मुंह में डाला और टॉफी की तरह चबाकर निगल लिया। एक गर्म लहर मेरे पेट में दौड़ी और लड्ढाई में खर्च हुई थोड़ी बहुत ऊर्जा तुरंत वापस आ गई। अभी पर्याप्त नहीं है, ये बहुत कम है। मैंने सिर उठाया और लैब के बाहर देखा, जहाँ पूरा कैंपस बैंगनी कोहरे में डूबा था और चीखें गूंज रही थीं। मेरी आंखों में उस नर्क जैसे दृश्य का प्रतिबिंब था, लेकिन मेरे चेहरे पर एक शिकारी वाली क्रूर मुस्कान थी। मैंने जमीन से फायर कुल्हाड़ी उठाई, झांग होंग की लाश को लांघा और लैब से बाहर निकल गया। बाहर जाना पहचाना कैंपस अब एक कसाई खाने में बदल चुका था। भागते हुए छात्र अपने ही साथियों
द्वारा पकड़े और फाड़े जा रहे थे। लगभग 10-12 छात्रों का एक समूह पागलों की तरह टीचिंग बिल्डिंग की ओर से भागता हुआ आ रहा था। वे खून से लथपथ थे, कुछ के अंग गायब थे, कुछ के कपड़े फटे थे और उनके चेहरों पर चरम आतंक था। सबसे आगे बास्केटबॉल की वर्दी पहने एक लड़का था जिसके हाथ में मॉप का डंडा था। वह खुद को बचाने के लिए रास्ते में आने वाली लड़कियों को बेदर्दी से धक्का दे रहा था। उस समूह के पीछे एक विशालकाय रेंगने वाला जीव क्रीपर आ रहा था। वह कभी स्कूल की कैंटीन वाली आंटी हुआ करती थी, लेकिन अब उसके हाथ पांव उल्टे मुद्दे हुए थे और वह मकद्दी की तरह जमीन पर रेंग रही थी। उसके पेट के बीचों बीच एक विशाल डरावना चेहरा फटा हुआ था जिसकी जीभ किसी भाले की तरह बाहर निकली और अंत में भाग रहे एक मोटे लड़के को जकड़ लिया। उस लड़के ने पेड़ के तने को पकड़ लिया और उस लड़के की ओर हताशा से हाथ बढ़ाया। बास्केटबॉल खेलने वाले लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसे ली हाउ कहा जाता था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह रुका नहीं बल्कि और भी तेज भागने लगा। उसने तो अपने पास वाली लड़की को भी पीछे धकेल दिया ताकि उसे झोंबी के आगे चारे की तरह इस्तेमाल करके राक्षस का ध्यान भटका सके। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा था, हाथ जेब में डाले ठंडी नजरों से इस तमाशे को अपने सामने आते देख रहा था। ली हाउ ने मुझे रास्ता रोकते हुए देखा। इस नाजुक वक्त में उसने मेरा चेहरा नहीं पहचाना, बस मुझे एक रुकावट समझा। उसने हाथ में पकड़े मॉप के डंडे को पूरी ताकत से मेरे कंधे पर दे मारा। वह मुझे पीछे वाले राक्षस के आगे मीट शील्ड की तरह फेंकना चाहता था। दफा हो जा, राक्षस का पेट भर, ली हाउ भयानक चेहरा बनाकर चिल्लाया। मॉप का डंडा मेरे कंधे से ठीक 3 सेंटीमीटर पहले रुक गया। मैंने सिर्फ एक उंगली से ली हाउ की पूरी ताकत से चलाई गई लाठी को रोक दिया था। आसपास भागते हुए छात्र यह देखकर सुन्न रह गए, यहाँ तक कि वे पीछे वाले राक्षस को भी भूल गए और अनजाने में उनके कदम रुक गए। मैंने जमीन पर पड़े ली हाउ की परवाह नहीं की। मेरी नजर भीड़ के पार उस ग्लूटन पेटू राक्षस पर पड़ी जो उस मोटे लड़के को निगल रहा था। उस राक्षस को भी मेरे भीतर से अपने ही जैसा लेकिन खुद से कहीं उच्च स्तर के शिकारी का एहसास हुआ। उसने अपने मुंह में दबा आधा चबाया हुआ मांस थूक दिया। उसके पेट पर बने बड़े मुंह से एक दबी हुई गुर्राहट निकली। उसकी खूंखार आंखों में पहली बार डर की झलक दिखी। बहुत शोर है, मैंने धीरे से कहा और पलक झपकते ही मेरा शरीर वहां से गायब हो गया। हवा का एक झोंका चला, लोगों को बस अपनी आंखों के सामने धुंधलापन महसूस हुआ। अगले ही पल वह घमंडी ग्लूटन स्पाइडर अचानक कांपने लगा। मैं न जाने कब उसकी पीठ पर जा खड़ा हुआ था। मैंने एक हाथ से उसके बालों को पकड़ा और उसका सिर झटके से ऊपर उठा दिया। बहुत कमजोर। मेरे दाहिने हाथ की हड्डियों वाली कीलें बोन स्पाइक्स ड्रिल की तरह घूमने लगी। मैंने उन्हें सीधे राक्षस के सिर के ऊपरी हिस्से में घोंप दिया जो दिमाग को चीरते हुए जबड़े के नीचे से बाहर निकल आई। उस विशाल राक्षस की लाश धड़ाम से गिर पड़ी जिससे बैंगनी धूल का गुबार उड़ा। पूरा मैदान शांत था। मैंने राक्षस के दिमाग से एक हरे रंग का क्रिस्टल ग्रीन कोर निकाला, उसे अपने कपड़ों से पोंछा और लाश से नीचे कूद गया। छात्र मुंह बाएं मुझे देख रहे थे। मैं उस लाश के पास खड़ा था लेकिन मेरे शरीर पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। उनकी आंखों का डर अब एक पागलपन भरी उम्मीद में बदल गया था। ये डूबते हुए इंसान की आखिरी तिनके को पकड़ने वाली नजर थी। लोग तुरंत मुझे घेरने लगे। अभी कुछ देर पहले जो एक दूसरे को धक्के दे रहे थे अब मुझे अपने सगे बाप की तरह देख रहे थे और मेरे पैरों को छूने की कोशिश कर रहे थे। तभी सबसे आगे वाला ली हाउ अचानक उठ खड़ा हुआ। मैंने एक लात मारकर ली हाउ को हवा में उड़ा दिया। उसकी सांसें तुरंत थम गईं। घिन आती है मुझे, मैंने नफरत से कहा। उसी समय टीचिंग बिल्डिंग की ओर से दहाड़ने की आवाजें आने लगी। यहाँ हुए हंगामे ने जॉम्बीज के एक बड़े झुंड को आकर्षित कर लिया था। गुड लक, मैंने बस इतना कहा और मेरा साया घने कोहरे की गहराई में ओझल हो गया। मेरे पीछे उन छात्रों की हताशा भरी चीखें और लाशों द्वारा मांस फाड़ने की आवाजें गूंज रही थीं। इन आवाजों से मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मेरा दिल डरावनी हद तक शांत था। मैं तो बस अपने अगले बड़े शिकार दावत के बारे में सोच रहा था। यही कलयुग एपोकलिप्स है। यहाँ मसीहा सबसे पहले मरते हैं और बेरहम अमर हो जाते हैं। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी का सुपरमार्केट, यह ईस्ट कैंपस और लिविंग एरिया के बीच में स्थित है। आमतौर पर यहाँ छात्रों की भारी भीड़ रहती थी, लेकिन अब यह एक विशाल कांच के डिब्बे जैसा बन गया था जिसके अंदर डरे हुए जीवित लोग भरे थे। सुपरमार्केट का शटर आधा गिरा हुआ था। कांच की खिड़कियों को अलमारियों और पानी की बोतलों से बंद कर दिया गया था। बाहर दर्जनों जॉम्बीज थकने का नाम नहीं ले रहे थे और कांच पर अपने खून से सने हाथों के निशान छोड़ रहे थे। अंदर की हवा भारी थी जिसमें पसीने, नूडल्स और डर की गंध मिली हुई थी। इस वक्त लिंग वेई एक मेज पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक लाउड स्पीकर था। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी लेकिन उसमें एक नेता जैसा रौब था। उसके आदेश पर कुछ ताकतवर लड़के उसके बॉडीगार्ड बनकर दूसरों पर धौंस जमा रहे थे। और तुम दरवाजे पर जाकर खड़े हो, पीछे मत बैठो। लिंग वेई ने अपनी बनाई व्यवस्था को देखा और उसकी आंखों में गर्व की चमक आ गई। वह बहुत चालाक थी। अचानक सुपरमार्केट के पीछे वाले फायर गेट से एक जोरदार धमाका हुआ। वह भारी लोहे का दरवाजा ऐसा लगा जैसे किसी क्रेन से टकराया हो। पूरा फ्रेम टेढ़ा हो गया। ये क्या हुआ? पिछला दरवाजा तो बंद था ना? लिंग वेई का चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाई। जैसे ही कुछ लड़के वहां पहुंचे, धड़ाम, फायर डोर उखड़कर हवा में उड़ गया। धुएं और धूल के बीच एक दुबला पतला साया फायर कुल्हाड़ी लिए अंदर आया। उसने एक फटी हुई सफेद टी शर्ट पहनी थी। शरीर पर बैंगनी रंग की अजीबोगरीब धारियां थीं और उसकी आंखों से ठंडी रोशनी निकल रही थी। सबको लगा कि जॉम्बी अंदर आ गए हैं। वे डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन लिंग वेई ने वह चेहरा पहचान लिया। शू जिनचेन! उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उसकी यादों में शू जिनचेन एक चुपचाप रहने वाला गरीब और मामूली लड़का था जो कभी कभी उसे हीन भावना और लालसा भरी नजरों से छुपकर देखता था। अभी 1 घंटा पहले क्लास में वह पागलों
की तरह बाहर भागा था, लेकिन अब उसके सामने खड़ा शू जिनचेन खून और कत्लेआम की गंध से भरा था। उसकी आंखों में न तो प्यार था, न ही कोई मानवीय भावना। उसका खौफ बाहर के ज़ॉम्बीज़ से भी कहीं ज्यादा था। मैंने सबकी हैरानी को नजरअंदाज किया और सीधे हाई कैलोरी फूड सेक्शन की ओर चला गया। लड़ाई में मेरी बहुत ऊर्जा खर्च हुई थी। मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं पूरा बैल खा सकता था। मैंने एक महंगा इंपोर्टेड चॉकलेट पैक फाड़ा और बिना चबाए पूरा निगल गया। फिर एक रेड बुल की कैन को हाथ से ही फोड़कर सीधे मुंह में उलट लिया। लिंग वेई के पास खड़ा झांग कियांग नाम का लड़का, जो उसका सबसे बड़ा चमचा और ताइक्वांडो क्लब का सदस्य था, अपनी देवी के सामने बहादुरी दिखाने के लिए चिल्लाया, यहाँ के नियम। मैं रुका नहीं, मैंने बीफ जर्की का एक पैकेट फाड़ा। मैंने मुंह में मांस दबाए हुए पलटकर धुंधली आवाज में कहा, यहाँ के नियम किसने तय किए? लिंग वेई भी होश में आई। उसने मेरे बेखौफ अंदाज को देखा। हालांकि वह डरी हुई थी, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी और लड़ने के तरीके को देखकर उसका दिमाग चलने लगा। उसने तुरंत एक बेचारी और मासूम लड़की वाला चेहरा बनाया और कोमल आवाज में बोली, ये उसकी पुरानी चाल थी। पिछले जन्म में उसने इसी तरह अनगिनत लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाया था। मैं हंसा, इतना कि मेरे कंधे कांपने लगे। मैं एक एक कदम लिंग वेई की ओर बढ़ाने लगा। झांग कियांग ने रास्ता रोकना चाहा। मैंने बस हाथ का एक झटका दिया। चड़ाक! झांग कियांग का 180 पाउंड का भारी शरीर किसी फटे हुए पुतले की तरह हवा में उड़ गया और सीधे रैक से जा टकराया। उसके चेहरे की आधी हड्डी चकनाचूर हो गई और वह बिना चीखे ही बेहोश हो गया। वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। जो लड़के आगे बढ़ने की सोच रहे थे वे वहीं जम गए। वे सब डर के मारे किसी तीतर की तरह दुबक गए। लोग सोचने लगे, क्या यह वाकई इंसान है? इसने ताइक्वांडो प्रेसिडेंट को एक थप्पड़ में उड़ा दिया। मैं लिंग वेई के सामने पहुंचा। वह इतनी डर गई थी कि उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। वह मेज पर गिर पड़ी और कांपती हुई आवाज में कुछ कहने की कोशिश करने लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी ठुड्डी को कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां लोहे जैसी ठंडी थीं और मेरी हड्डियों वाली कीलें, बोन स्पाइक्स, बाहर निकलकर उसकी गर्दन की नस, कैरोटिड आर्टरी को छू रही थी। मैं उसके कान के पास झुका और मेरी आवाज किसी शैतान की फुसफुसाहट जैसी थी। ठीक उसी पल सुपरमार्केट की वह कांच की दीवार, जो पहले से ही हिल रही थी, एक भयानक धमाके के साथ टूट गई। करीब 3 मीटर ऊंचा एक विशाल झोंबी, जायंट ज़ॉम्बी, सामानों की बाड़ को तोड़ते हुए अंदर घुस आया। उसकी खाल धातु जैसी धूसर सफेद थी। उसके दोनों हाथ लंबी नुकीली हड्डियों में बदल चुके थे और उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था। उसके दांतों के बीच अभी भी फटे हुए कपड़ों के टुकड़े फंसे थे। प्रथम श्रेणी म्यूटेंट, हड्डी तोड़ने वाला, बोन क्रशर। राक्षस आ गया! राक्षस अंदर आ गया! भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग रोते चिल्लाते हुए पीछे के दरवाजे की ओर भागे, जहां बुरी तरह कुचलने, स्टैम्पीड जैसी स्थिति पैदा हो गई। लिंग वेई जानती थी कि केवल यही आदमी उसे बचा सकता है। मैंने कांपती हुई लिंग वेई की ओर देखा। मेरी आंखों में नफरत और मजाक की चमक थी। मैंने अचानक लिंग वेई की टांग पकड़ी और ठीक उसी तरह जैसे उसने पिछले जन्म में मुझे धकेला था, मैंने उसे उस गरजते हुए राक्षस की ओर पूरी ताकत से फेंक दिया। वह लिंग वेई, जो पिछले जन्म में खुद को बहुत ऊपर समझती थी और जिसने मुझे नरक में धकेला था, इस वक्त किसी मरी हुई मक्खी की तरह दीवार से जा टकराई। उसकी छाती की हड्डियां चकनाचूर हो गई और मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। मैं उछलकर उस हड्डी तोड़ने वाले के कंधों पर जा खड़ा हुआ। मेरे दोनों हाथों की कीलें बाहर निकलीं और मैंने उन्हें राक्षस की धुंधली आंखों में सीधे घोंप दिया। राक्षस की चीख आधी ही निकली थी कि उसका विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जमीन पर उतरते ही मैंने कुशलता से उसका क्रिस्टल कोर निकाला और रैक पर रखे एक ट्रैवल बैग में ढेर सारा हाई कैलोरी खाना भर लिया। यह सब करने के बाद मैंने कोने में दम तोड़ रही लिंग वेई की ओर एक नजर तक नहीं डाली। मैं सुपरमार्केट से ज्यादा दूर नहीं गया। मेरी मांसपेशियों का एक एक कतरा चिल्ला रहा था। यह उस कनखजूरे के जहर और मेरे मांस के मिलन के बाद पैदा हुई भूख थी। इसे और भी शुद्ध ऊर्जा चाहिए थी। मेरे कदम जांगचेंग यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिकल बॉटनिकल गार्डन की ओर मुड़ गए। पिछले जन्म में यहीं एक स्पेशल पुलिस टीम स्वाट खत्म हुई थी। वहाँ का पुराना माली बैंगनी कोहरे में 100 साल पुराने बरगद के पेड़ के साथ जुड़कर एक शिखर स्तर का वन रक्षक, फॉरेस्ट किन बन जाएगा। उसकी जड़ों वाला क्रिस्टल मेरे शरीर के हिंसक जहर को शांत करने के लिए सबसे अच्छी दवा थी। बॉटनिकल गार्डन का कांच का गुंबद अब बैंगनी काली नसों, फंगल थ्रेड्स से ढका था, जैसे वह सांस लेता हुआ कोई बड़ा पेट हो। जैसे ही मैंने कदम रखा, पैरों के नीचे गिरे पत्ते किसी सड़े हुए मांस की तरह नरम महसूस हुए। सरसराहत जमीन के नीचे से अनगिनत लताएं, वाइन्स निकली, जिनके सिरों पर लैम्प्रे मछली जैसे दांत वाले मुंह थे। लेकिन मेरी पीठ से पहले ही 4 हड्डियों वाले पैर, बोन अपेंडेजेस, निकल आए थे। कन खजूरे के जीन ने मुझे अतिरिक्त अंग दे दिए थे। खचाक खचाक हमला करने वाली लताओं को मैंने जमीन पर ही कीलों से ठोक दिया, जिनसे किसी बच्चे के रोने जैसी आवाजें निकली। मैंने बरगद के तने पर उभरता हुआ एक मानवीय चेहरा देखा। बूढ़े माली की आंखें अब गांठों में बदल चुकी थीं। उसका निचला शरीर जड़ों के साथ पूरी तरह मिल गया था। उसकी लटकती जड़ों पर कई सूखी हुई लाशें टंगी थीं, जैसे उसने उन्हें सुखाकर मांस बेकन की तरह सहेज रखा हो। तने से एक भारी गूंज निकली और पूरा गार्डन जैसे जिंदा हो उठा। विनाश! मैंने हाथ फैलाए। मेरे शरीर से बैंगनी जहरीले कोहरे का विस्फोट हुआ। जो जड़ें इस कोहरे के संपर्क में आईं, वे तुरंत गलकर कीचड़ बन गईं। मैं उस कोहरे के बीच से बिजली की तरह निकला। मेरी हड्डियों की कीलें किसी मांस काटने वाली मशीन, मीट ग्राइंडर की तरह चल रही थीं। मैंने पेड़ के मुख्य तने पर प्रहार किया। राक्षस चिल्लाया और उसने रक्षा के लिए जड़ों की ढाल बना ली, लेकिन मेरी हड्डियों की तलवारों पर न्यूरोटॉक्सिन, तंत्रिका विष लगा था। जैसे ही ढाल कटी,
जहर उसकी नसों में दौड़ गया, वह जड़ हो गया। पौधों की भी तंत्रिकाएं होती हैं। मैंने तने पर चढ़कर उसकी भौहों के बीच तलवार घोंप दी। एक पन्ने एमरल्ड जैसा हरा क्रिस्टल मेरे हाथ में आ गया। पूरा गार्डन पल भर में सूख गया। मैंने उस क्रिस्टल को खा लिया। एक ठंडी जीवन शक्ति मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। पीठ के घाव जो हड्डियों को जबरदस्ती निकालने से हुए थे, आंखों के सामने ही भरने लगे। पेड़ की जड़ों के मलबे में मुझे उस पुलिस टीम के अवशेष मिले। एक 95 टाइप राइफल, 3 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड और एक खून से सना हुआ नक्शा। लाइब्रेरी वाली जगह पर खोपड़ी का निशान बना था और बगल में लिखा था, ये एक घोंसला है, पास मत जाना, वे अंडे दे रहे हैं। हैचिंग। म्यूटेंट रानी समय से पहले आ गई थी। मैंने बैग उठाया और लाइब्रेरी की ओर देखा। उस बैंगनी जाल के नीचे और भी क्रिस्टल मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं सीधा लाइब्रेरी नहीं गया। मेरे शरीर के अंदर 2 ताकतें लड़ रही थीं, कनखजूरे का जहर और पेड़ की जीवन शक्ति। मेरा शरीर कभी ठंडा तो कभी गर्म हो रहा था। मुझे द्वितीय श्रेणी विकास Tier 2 एवोल्यूशन पूरा करने के लिए एक जगह चाहिए थी। मैंने एक मल्टीमीडिया क्लासरूम का दरवाजा तोड़ा। अंदर 20-25 छात्र कोने में दुबके थे। पीछे की लाइन में जाओ, अगर किसी ने आवाज की तो उसे बाहर फेंक दूंगा। वे डर के मारे पीछे खिसक गए। मैं मंच पर पालथी मारकर बैठ गया और ऊर्जा को नियंत्रित करने लगा। धमाका। दिमाग में एक सिस्टम अलर्ट गूंजा। विकास की दिशा चुने। A शैडो किलर तेजी, B जाइंट ताकत, C बोन टायरेंट हड्डी सम्राट रक्षा और हमला। पिछले जन्म में मैंने A चुना था। इस बार मुझे ऐसा बनना था जो सबको कुचल सके। मैंने C चुना। मेरी रीढ़ की हड्डी पागलपन की तरह बढ़ने लगी। सफेद कीलें खाल चीरकर बाहर निकली, जैसे किसी डायनासोर की पीठ हो। छाती से लेकर कंधों और जांघों तक काला कवच एक्सोस्केलेटन फैल गया, जिस पर बैंगनी लकीरें चमक रही थीं। मेरे नाखून धातु जैसे सख्त हो गए और माथे पर छोटे सींग उभर आए। द्वितीय श्रेणी बोन टायरेंट, स्केलेटन टायरेंट, नई क्षमताएं, बोन आर्मर, जहरीला प्रभामंडल, टॉक्सिक ऑरा और 300% शक्ति वृद्धि। मैं खड़ा हुआ। मेरे कवच से हड्डियों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। अब मैं एक घूंसे में पूरी दीवार गिरा सकता था। तभी क्लास का पिछला दरवाजा टूटा और एक स्टिचर सूचर मॉन्स्टर अंदर घुस आया। उसके 3 सिर और 8 हाथ थे, जो कई लाशों को जोड़कर बना था। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। जब उसके ढेरों हाथों ने मेरे कंधे पर वार किया तो धातु के टकराने जैसी आवाज आई। मेरे कवच पर सिर्फ एक सफेद निशान पड़ा, बस इतना ही। बहुत कमजोर। मैंने एक सीधा मुक्का उसके बीच वाले सिर पर मारा। धमाका। उसका सिर किसी सड़े तरबूज की तरह फट गया। स्टिचर का आधा शरीर दीवार से जा टकराया। अगर जिंदा रहना है तो झोंबी मारना सीखो। मैंने एक चाकू छात्रों की ओर फेंका और बाहर निकल गया। गलियारे में और भी दहाड़ें गूंज रही थी। मैं आर्ट्स डिपार्टमेंट के हॉस्टल की 4थी मंजिल पर पहुंचा। यहाँ अजीब सी शांति थी। कालीन खून से लथपथा। तभी सबसे दूर वाले रिहर्सल हॉल से एक बहुत ऊंची आवाज, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स सुनाई दी। ये मानसिक प्रकार के म्यूटेंट, साइकिक म्यूटेंट का संकेत था। इनका क्रिस्टल मिलना बहुत दुर्लभ होता है और यह मेरे शरीर के हिंसक जीन को नियंत्रित करने के लिए बहुत जरूरी था। मैंने साउंड प्रूफ दरवाजा खोला और देखा स्टाइनबे पियानो के सामने विभाग का अध्यक्ष HOD बैठा था, जिसने टेल कोट वेस्टर्न फॉर्मल सूट पहना हुआ था। उसकी तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर खींचकर एक सफेद और नुकीली हड्डी की तलवार बन गई थी। पियानो के चारों ओर 20-25 छात्रों की लाशें पड़ी थीं। सबके कान और नाक से खून बह रहा था। उनके कान के पर्दे फट चुके थे और ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स के झटकों से उनका दिमाग भीतर ही चकनाचूर हो गया था। डोंग! म्यूटेंट HOD ने पियानो की चाबियां दबाई। हवा मुड़ गई और पारदर्शी लहरें हवा के बुलबुलों की तरह मेरी ओर बढ़ी। मैंने बचाव के लिए अपनी भुजाएं ऊपर की। मेरे हड्डियों वाले कवच आर्मर से थरथराहट की आवाज निकली और उसकी सतह पर महीन दरारें आ गईं। ध्वनि तरंगें अब ठोस रूप ले चुकी थीं। दिलचस्प है। उसने मुंह खोलकर एक तीखी चीख निकाली। अल्ट्रासोनिक तरंगे। हॉल के बुलेट प्रूफ कांच के परखच्चे उड़ गए। झाड़ फानूस गिर पड़े। मैं उन लहरों के खिलाफ विपरीत दिशा में आगे बढ़ा। मेरी खाल से खून रिसने लगा। अंदरूनी अंग कांप रहे थे, लेकिन मेरा इरादा और भी पक्का होता गया। 5 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर। उसकी उंगलियों की 10 हड्डियां पियानो की चाबियों से बाहर निकली और सर्जिकल ब्लेड की तरह मेरे सीने की ओर झपटी। मैंने अपना दाहिना हाथ घुमाया, जो बैंगनी जहरीली ऊर्जा से भरा था, और पियानो पर प्रहार किया। कड़क! लाखों की कीमत वाला वह पियानो 2 हिस्सों में बट गया और उसके साथ ही HOD का निचला शरीर भी कटकर अलग हो गया। मैंने उसके सीने को अपने पैर से कुचला और एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। प्रथम श्रेणी शिखर, ध्वनि तरंग क्रिस्टल, साउंड वेव कोर, एक हल्के नीले रंग का प्रिज्म। मैंने इसे निगल लिया। एक ठंडी बिजली की लहर मेरे दिमाग में दौड़ी। मेरी सुनने की क्षमता इतनी बढ़ गई कि मैं नीचे की मंजिल पर झोंबी के खून बहने की आवाज तक सुन सकता था। मैंने कोने में रखे लोहे की अलमारी की ओर देखा। वहाँ से बहुत हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। अलमारी का दरवाजा थरथराते हुए खुला। वहाँ एक लड़का था, जिसके चारों ओर कबाड़ और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का ढेर था। उसने एक टूटा फूटा उपकरण पकड़ रखा था जो ध्वनि तरंगों को रोक सकता था। तो प्रतिभाशाली हो। तुम्हारा नाम क्या है? चिन्मो। साइलेंट, उसने धीमी आवाज में कहा। वह फिजिक्स विभाग का टॉपर था। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, यहाँ रहकर झोंबी बन जाओ या अपना यह कबाड़ उठाओ और मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ चलूंगा। जैसे ही हम हॉस्टल से बाहर निकले, खिड़की के बाहर से भारी तोपों के गर्जने की आवाज आई। वह बादल की गड़गड़ाहट नहीं थी, बल्कि सेना के रॉकेट लॉन्चर थे। क्षितिज पर काले रंग की एक विशाल लहर उमड़ रही थी। वह करोड़ों ज़ॉम्बीज़ का लाशों का घोंसला, हाईवेज था, जिसे तोपों के गोले हमारी यूनिवर्सिटी की ओर खदेड़ रहे थे। असली नर्क अब शुरू होने वाला था। बैंगनी कोहरे के आने के 4.5 घंटे बाद जियांगचेंग यूनिवर्सिटी को पूरी तरह सील कर दिया गया था। सेना झुलसी हुई जमीन, स्कॉच्ड अर्थ की रणनीति अपना रही थी। एक क्लाउड बर्स्ट बम
बम, फ्यूल एयर बॉम्ब 2 किलोमीटर दूर फटा। आग के गोले ने पूरी सड़क को निगल लिया। शॉक वेव ने इमारतों के कांच तोड़ दिए। ज़ॉम्बी झुंड अब सहज रूप से कम तापमान और उन इलाकों की ओर बढ़ने लगा जहाँ जीवित लोग ज्यादा थे, यानी हमारी यूनिवर्सिटी। मैं और चिन्मो क्लॉक टावर की छत पर खड़े थे। तेज हवा हमारे कपड़ों को उड़ा रही थी। बॉस, सामने आग का दरिया है और ज़ॉम्बी यहाँ भाग रहे हैं। कम से कम 1 लाख होंगे, चिन्मो चिल्लाया। पूरे पूर्वी जिले के ज़ॉम्बी यहाँ उमड़ रहे थे। मेरी नजरों में उन लाशों के समुद्र के बीच 1 दर्जन द्वितीय श्रेणी टायरानोसोरस ज़ॉम्बी और ट्रक जितने बड़े तृतीय श्रेणी जायंट रॉक लॉर्ड्स छिपे थे। सेना उन्हें आग के जरिए एक संकरे इलाके में फंसाकर खत्म करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इस वायरस के विकसित होने की गति को कम आंका था। मैंने छत पर रखे रसायनों की ओर देखा। चिन्मो ने शराब और रुई से कई मोलोटोव कॉकटेल तैयार किए थे, और सबसे जरूरी चीज एक पारदर्शी बैग जिसमें उस ध्वनि तरंग म्यूटेंट की ग्रंथियां ग्लैंड्स रखी थी। चिन्मो, इसे ड्रोन पर लगाओ और स्पोर्ट्स स्टेडियम के ऊपर ले जाकर फोड़ दो। स्टेडियम में स्पोर्ट्स अकादमी के लड़कों का एक गिरोह ब्रदरहुड था। पिछले जन्म में उन्होंने वहाँ एक क्रूर गुलाम शिविर बनाया था। वहाँ ज़ॉम्बी को आकर्षित करने वाली ऊर्जा सबसे ज्यादा थी। यह मांस का टुकड़ा साधारण ज़ॉम्बीज के लिए सबसे शक्तिशाली आकर्षण था। वहाँ अभी भी जीवित लोग हैं। चिन्मो ने धीरे से विरोध किया। उसे नहीं पता था कि स्टेडियम के अंदर मौजूद लोग किसी जानवर से कम नहीं थे। ड्रोन उस घातक मांस को लेकर 2 किलोमीटर दूर स्टेडियम की ओर उड़ गया। स्टेडियम के अंदर गिरोह का सरगना शराब पी रहा था और लड़कियों को परेशान कर रहा था। अचानक कांच की छत टूटी और वह मांस का टुकड़ा बास्केटबॉल कोर्ट पर जा गिरा। छप! उसकी तेज गंध तुरंत फैल गई। बाहर मौजूद हजारों ज़ॉम्बी एक साथ रुके और उनकी सफेद आंखें स्टेडियम की ओर मुड़ गईं। अगले ही पल एक काली सुनामी स्टेडियम की ओर दौड़ पड़ी। हजारों टन के दबाव में लोहे के दरवाजे ढह गए। 2 किलोमीटर दूर से भी उनकी चीखें साफ सुनाई दे रही थीं। अब रास्ता साफ था। मेरी नजर एक अकेले खड़े शिकार पर पड़ी। तृतीय श्रेणी जायंट स्टोन लॉर्ड, 3rd ईयर जायंट स्टोन लॉर्ड, 5 मीटर ऊंचा, हड्डियों के कवच से ढका हुआ, एक बिजली का खंभा हाथ में लिए वह खाली मैदान में खड़ा था। तुम यहीं रुको, मैंने चिन्मो से कहा। बॉस, ये 30वीं मंजिल है, चिन्मो चिल्लाया। हवा के झोंके के बीच मैं नीचे कूद गया। 20वीं मंजिल पर पहुंचते ही मेरी पीठ से निकली हड्डियों ने दीवार को पकड़कर गति कम की और 10वीं मंजिल पर फिर से वही किया। धमाका! मैं सीधे स्टोन लॉर्ड के सामने उतरा। कंक्रीट की जमीन पर दरारें पड़ गईं। उसने मुझे एक तुच्छ चींटी की तरह देखा, लेकिन उसे मेरे भीतर से एक राजा का एहसास हुआ। उसने बिजली का खंभा घुमाया। मैंने कोई बचाव नहीं किया। मेरा शरीर अचानक फूलने लगा। मेरा हड्डियों वाला कवच 100% सक्रिय हो गया। मैं एक काले राक्षस ब्लैक डीमन में बदल गया। आओ! मैंने अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर क्रॉस किया और उस भारी खंभे को रोक लिया। शॉक वेव चारों ओर फैली, घास उड़ गई और पास खड़ी कारें पलट गईं। मेरे पैर जमीन में धंस गए, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। तुम्हारी ताकत अच्छी है, लेकिन अब यह मेरी है। मेरी पीठ की हड्डियों वाली पूंछ स्कॉर्पियोनिक टेल बिजली के खंभे के चारों ओर घूमते हुए सीधे उसकी आंख में जा घुसी। अगर मैं पुनर्जन्म लेकर आया हूँ तो तुम सब मेरे लिए कीड़े हो। तुम्हारी लाशों से ही मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा। आसमान से तोपों के गोले गिर रहे थे और उनकी रोशनी में एक विशालकाय राक्षस और एक हड्डी सम्राट के बीच का यह युद्ध किसी प्राचीन महाकाव्य जैसा लग रहा था। मैंने उस विशाल लाश के ढेर से एक गर्म और चिपचिपा क्रिस्टल कोर बाहर निकाला। वह मिल गया, मिट्टी के रंग का एक बड़े कंकड़ के आकार का सुनहरा क्रिस्टल। तृतीय श्रेणी, धरती का हृदय, हार्ट ऑफ द अर्थ। ये मिट्टी और शक्ति का एक दुर्लभ मिश्रित क्रिस्टल था। पिछले जन्म में इस एक चीज ने 2 सैन्य ठिकानों के बीच पूरी जंग छेड़ दी थी। मैंने खून पोंछकर इसे अपनी जेब में रख लिया। अभी इसे निगलने का समय नहीं था। तृतीय श्रेणी के क्रिस्टल की ऊर्जा बहुत हिंसक होती है। इसे पचाने के लिए एक बिल्कुल सुरक्षित माहौल चाहिए। मैंने स्टेडियम की ओर देखा। वहाँ अब असली नर्क बन चुका था। हजारों ज़ॉम्बीज ने उसे इस तरह घेर रखा था कि परिंदा भी पर मार न सके। चीखें अब धीमी हो रही थीं। ब्रदरहुड का सफाया हो चुका था। चारे का काम पूरा हुआ। अब जाल समेटने का समय था, लेकिन मेरी भौहें तन गईं। क्लॉक टावर की छत पर मौजूद ड्रोन गायब था। हवा में बारूद के अलावा क्लोरीन ब्लीच की एक गंध थी जो यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। क्लॉक टावर की छत पर चिन्मो को किसी ने जमीन पर दबोच रखा था। उसका चश्मा टूटा हुआ था और चेहरा खून से लथपथ था। सिग्नल जैमर को कुचल दिया गया था और उसके पुर्जे बिखरे पड़े थे। आसपास 7-8 लड़के खड़े थे जो पूरी तरह हथियारों से लैस थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी के सुरक्षा विभाग से छीने गए दंगारोधी एंटी रायट गियर, ढाल और बिजली की छड़ें ले रखी थीं। उनके पास 2 बाइनी-2 टाइप पिस्तौल भी थीं। उनका नेता एक सलीके से बाल संवारे हुए और सोने का चश्मा पहने लड़का था जो रुमाल से अपने जूतों पर लगा खून पोंछ रहा था। वह गु चेंग था, छात्र संघ स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष, तथाकथित संभ्रांत वर्ग का प्रतिनिधि। शैतान! चिन्मो ने खून थूकते हुए कहा। गु चेंग हंसा। उसकी हंसी बहुत ही शालीन और सभ्य थी। उसने छुटकी बजाई और उसके एक तगड़े साथी ने जहरीले रसायनों वाली एक तीर कमान क्रॉसबो तान ली। सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। गु चेंग की नजरें सख्त हो गईं और वह अपने ढाल वाले साथियों के पीछे छिप गया। लोहे का दरवाजा खुला और मैं अंदर आया। मेरा
बाहरी कवच अब हट चुका था। खाल पर खून के धब्बे थे और मैं थोड़ा थका हुआ लग रहा था। शू क्लासमेट, गु चेंग ने तुरंत एक नकली मुस्कान चेहरे पर ओढ़ ली। अकेले लड़कर कोई जिंदा नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मेरी नजर सीधे जमीन पर पड़े चिन्मो पर गई। जिंदा हो? बॉस माफ करना, मैं इसे बचा नहीं पाया। जिंदा हो, इतना काफी है। मैंने गु चेंग की ओर देखा, जैसे कोई नाचते हुए बंदर को देख रहा हो। रास्ता छोड़ो। गु चेंग की मुस्कान गायब हो गई। शू क्लासमेट, इतने ठंडे मत बनो, अब जिंदा रहना है तो संगठन जरूरी है। उसने अचानक हाथ लहराया। इसे मारो मत, बस जख्मी कर दो। हमें इसके क्रिस्टल इस्तेमाल करने का तरीका उगलवाना है। धाएं धाएं। 2 गोलियों ने छत की शांति भंग कर दी। लड़कों ने मेरे घुटनों को निशाना बनाकर गोली चलाई, साथ ही जहरीले तीर भी छोड़े गए। गु चेंग के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वह सोच रहा था कि चाहे कोई कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न हो, गोलियों के सामने क्या कर पाएगा। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान जम गई। मैंने तो हटा नहीं, मैंने बचाव किया। गोलियां मेरे घुटनों से टकराईं और ऐसे आवाज आई जैसे लोहे पर लगी हो। मेरा साया अचानक गायब हुआ। कड़क। पिस्तौल चलाने वाले लड़के का हाथ हवा में उड़ गया। उसकी चीख अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने तीर चलाने वाले लड़के की गर्दन दबोच ली। मेरी उंगलियों से बैंगनी झर उसकी खाल में उतर गया। उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया, नसें फूल गईं और वह मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा। उसका गला पहले ही गल चुका था, इसलिए वह आवाज भी नहीं निकाल सका। बाकी लोग पूरी तरह टूट गए। ये इंसान नहीं था, ये इंसान की खाल में कोई राक्षस था। लोग ढाल फेंक कर भागने लगे। मैंने पीछा नहीं किया, बस जमीन पर पड़े कुछ बोल्ट स्क्रूज उठाए और हाथ के झटके से उन्हें फेंक दिया। वे पियर ब्लॉसम सुइयों की तरह भागे हुए लड़कों की पीठ में जा धंसे। 5 सेकंड के अंदर छत पर सिर्फ गु चेंग खड़ा था। उसकी टांगें कांप रही थीं और उसकी पैंट गीली हो गई थी। मुझे मत मारो, मेरे पिता वीसी हैं। मेरे पास पैसा है, विला है। पैसा? इस युग में ये कागज का टुकड़ा भी नहीं है। मैंने उसके बाल पकड़े और उसे छत के किनारे तक खींच कर ले गया। नीचे 30 मंजिल की गहराई थी और भूखे झोंबीस का झुंड। तुम सबके ऊपर रहना चाहते थे ना, तो लो, मैं तुम्हें सबसे ऊंची जगह भेजता हूँ। मैंने बस थोड़ा सा धक्का दिया। गु चेंग की आकृति हवा में एक वक्र बनाती हुई अंधेरी खाई में गिर गई। मैंने चिन्मो की ओर हाथ बढ़ाया। चल सकते हो? चिन्मो ने मुझे श्रद्धा और डर भरी नजरों से देखा। उसने मेरा हाथ पकड़ा। हाँ बॉस, अगर आपके साथ हूँ तो रेंग कर भी चलूंगा। तो चलो। मेरी अगली मंजिल वह लाइब्रेरी थी जो अब मांस जैसी नसों, फंगल माइसीलियम से ढकी हुई थी। चूहों का सफाया हो चुका था, अब असली काम बाकी था। लाइब्रेरी की दीवारें धड़क रही थी, जैसे पूरी इमारत सांस ले रही हो। मैंने चिन्मो को बाहर ही रुकने को कहा। यहाँ का युद्ध मानसिक स्तर का होगा, तुम अंदर आए तो सिर्फ बोझ बनोगे। मैंने बायोलॉजिकल कारपेट पर कदम रखा। एहसास ऐसा था जैसे हजारों रेंगते कीड़ों पर चल रहा हूँ। पहली मंजिल खाली थी, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ हजारों आंखें मुझे देख रही हैं। अचानक मेरे दिमाग में एक तेज आवाज गूंजी और नजारा बदल गया। हॉल में हजारों छात्र शांति से बैठकर किताबें पढ़ रहे थे। पन्ने पलटने की आवाज एक लय में थी। मृग तृष्णा, इल्यूजन। मैं हंसा। द्वितीय श्रेणी शिखर का मानसिक हमला। मैंने अपनी असुरस आई खोली। बैंगनी रोशनी चमक उठी और वह भ्रम टूट गया। वे छात्र दरअसल सूख चुकी लाशें थीं जो छत से लटकती गुलाबी नसों, टेंटिकल्स से जुड़ी हुई थीं। उनका दिमाग काटकर उन्हें इस इमारत के तंत्रिका तंत्र, न्यूरल नेटवर्क से जोड़ दिया गया था। जैसे ही भ्रम टूटा, अंधेरे से दुश्मन बाहर निकल आए। किताबों की अलमारियां फट गईं और दर्जनों स्टॉकर्स साए से बाहर कूदे। उनके शरीर पर खाल नहीं थी, लाल मांसपेशियां बाहर दिख रही थीं और दिमाग खुला हुआ था। उनकी जीभ तलवार जैसी नुकीली थी। वे इस हचरी इंक्यूबेशन सेंटर के शिकारी कुत्ते थे। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपना बैग जमीन पर फेंक दिया। मैंने तृतीय श्रेणी के धरती का हृदय, हार्ट ऑफ द अर्थ, क्रिस्टल का 10वां हिस्सा निगल लिया। हालांकि यह अभी पूरी तरह पचा नहीं था, लेकिन मेरी हड्डियों का घनत्व और शक्ति चरम पर पहुंच गई। हड्डियों का कवच, बोन आर्मर, अब मेरे पूरे शरीर को ढक चुका था। एक स्टॉकर ने अपनी जीभ मेरी ओर फेंकी। मैंने एक हाथ बढ़ाकर उसकी जीभ को बीच में ही दबोच लिया। मैंने एक जोरदार झटका दिया, जिससे उस राक्षस का हल्का शरीर हवा में संतुलन खो बैठा और सीधे मेरे सामने खींचा चला आया। धमाका! हड्डियों के कवच से ढके मेरे मुक्के का एक ही प्रहार उसके खुले हुए दिमाग पर लगा और उसे चकनाचूर कर दिया। इसके बाद मैं भेड़ियों के बीच शेर की तरह टूट पड़ा। अलमारियों के बीच मेरी रफ्तार बिजली जैसी थी। मेरे हर वार के साथ हड्डियों के टूटने की कद्दाहट गूंज रही थी। उन राक्षसों के नाखून मेरे कवच पर सिर्फ हल्की सफेद खरोंचें छोड़ दबा रहे थे, जबकि मेरा हर हमला जानलेवा था। चीरना, कुचलना और तोड़ दहना। 5 मिनट बाद सन्नाटा छा गया। पूरा हॉल उनकी लाशों और हरे खून से भर चुका था। मैं खून के उस समंदर को पार करते हुए बेसमेंट की सीढ़ियों की ओर बढ़ा, जहां जैविक विकिरण, बायोलॉजिकल रेडिएशन इतना घना था कि वह पत्थर जैसा ठोस महसूस हो रहा था। आ जाओ मेरे बच्चे, मेरे पास आ जाओ। एक ठंडी और चिपचिपी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। ये कानों से नहीं, बल्कि सीधे मेरी श्रवण तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व के कंपन से आ रही थी। मुझे खाना चाहती हो? डर है कि तुम्हारे दांत टूट न जाए, मैंने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। नीचे रोशनी पूरी तरह गायब थी, बस दीवारों पर लगी फंगस से हल्की नीली चमक आ रही थी। अनगिनत मांसल खंभे छत को सहारा दे रहे थे और केंद्र में 10 मीटर से ज्यादा व्यास का एक विशाल मांस का गोला धड़क रहा था। पारदर्शी झिल्ली
के पीछे मैं उस राक्षस को देख पा रहा था। उसका ऊपरी शरीर एक मानव स्त्री जैसा था, लेकिन निचला हिस्सा एक विशाल कीड़े जैसा। अर्ध तृतीय श्रेणी, ब्रेन वर्म मदर, ब्रेन वर्म मदर। उसके सिर के पीछे से अनगिनत नसें, टेंटिकल्स, निकलकर पूरी लाइब्रेरी की दीवारों से जुड़ थी। मानसिक हमला। जैसे ही वह चिल्लाई, हवा में एक पारदर्शी लहर उठी और किसी भाले की तरह सीधे मेरे दिमाग पर वार किया। यह हमला भौतिक नहीं था, यह सीधे आत्मा पर असर करता था। अगर कोई साधारण इंसान होता तो उसका अस्तित्व पल भर में मिट जाता। मैं दर्द से कराह उठा और मेरी नाक से काले खून की 2 धारें बह निकली। मेरा शरीर लद्दखदाया और मैं एक घुटने के बल बैठ गया। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने सिर उठाया, लेकिन नकाब के पीछे मेरी आवाज में पागलपन भरी हंसी थी। अफसोस, मेरी रूह तो उस 10 साल के नर्क में पहले ही सड़ी डडी एच चुकी है। तुम्हारी ये सुइयां तो मुझे गुदगुदी भी नहीं कर पा रही हैं। पिछले जन्म के 10 सालों में मैंने हर दिन जो असहनीय दर्द और मानसिक प्रताड़ना झेली थी, उसने मेरी इच्छा शक्ति को फौलाद से भी सख्त बना दिया था। बाहर निकलो। मैं पूरी ताकत के साथ खड्डी दिहा हुआ। मेरे भीतर का जरा पूरी तरह विस्फोटित हुआ। टैलेंट, विशैला स्वर्ग और पृथ्वी, टॉक्सिक वर्ल्ड, धमाका। मेरे शरीर से निकला बैंगनी जहरीला कोहरा पूरे बेसमेंट में फैल गया। यह कोई साधारण जहर नहीं था, यह सहस्त्रपद सेंटीपीड के मूल जहर और वृक्ष दानव के सड्ढा देने वाले गुणों का मिश्रण था। उन मांसल खंभों और नसों के संपर्क में आते ही वे बुरी तरह मुरझाने और गलने लगे। खतरे को भांपते हुए मदर ने एक चीख मारी और अपनी हजारों नसों से मुझ पर हमला किया। लेकिन इस बार मैं नहीं हटा। मैं उन हमलों के बीच से सीधे उसकी ओर लपका। दर्जनों नसों ने मेरे कंधे, जांघ और पेट को चीर दिया, लेकिन मुझे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। मैं उस राक्षस के ठीक सामने पहुंच गया। पकड़ डालिया। मैंने अपनी उंगलियों को उसी कोमल कोख के कवच में गहराई से ढसा दिया। निगलना, डिवावर। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये पूरी तरह से आपदा सहजीवन, कैलेमिटी सिम्बायोसिस था। मैं उसकी जीवन शक्ति, उसकी मानसिक शक्ति और यहाँ तक कि उसके जेनेटिक सीक्वेंस, डीएनए को लूट रहा था। जैसे जैसे मेरी शक्ति बिया राच रही थी, उसका विशाल शरीर सूखने लगा। अंत में एक हल्के धमाके के साथ उसका मानसिक केंद्र, कोर, टूट गया और उसका विशाल शरीर बदबूदार कीच डेच में बदल गया। मैंने उसे छोड़ डीएच दिया और हांफते हुए पीछे की ओर गिर गया। मेरे हड्डियों के कवच में बदलाव आ रहा था। काले कवच पर अब नीली लकीरें उभर आई थीं। यह मानसिक शक्ति के जुद्धने का प्रतीक था। विकास सफल, क्षमताएं प्राप्त, मानसिक ढाल, मेंटल शील्ड, टेलीकाइनेटिक नसें, साइकिक टेंटिकल्स। वर्तमान श्रेणी, द्वितीय श्रेणी शिखर, टियर 2 पीक, आधा कदम तृतीय श्रेणी में। मैं उस गंदगी के बीच लेटा छत को देख रहा था। मेरा शरीर जख्मों से भरा था और सिर में ऐसा दर्द था जैसे कुल्हाड़ी चली हो, लेकिन मैं हंस रहा था क्योंकि अब मैं महसूस कर सकता था इस ब्रेन वर्म को निगलने के बाद मेरी मानसिक शक्ति अब पूरे कैंपस में फैल सकती थी। अब जैंगचिंग यूनिवर्सिटी मेरे लिए कोई खतरनाक जगह नहीं, बल्कि एक पारदर्शी बिसात चेस बोर्ड थी। चिन्मो, मैंने अपने नए मानसिक लिंक के जरिए सीधे उसके दिमाग में आदेश दिया, अंदर आओ और सफाई शुरू करो। हम यहाँ अपना पहला आधार बेस बनाएंगे। सिंहासन तैयार हो रहा था। यह तो बस शुरुआत ही। मैंने खिड़की से सितारों भरे आसमान की ओर देखा। वहाँ एक और भी विशाल युद्ध क्षेत्र और विकास का मार्ग मेरा इंतजार कर रहा था। हमारी यात्रा अब सितारों और समंदर की ओर